Okay, good morning again. So we are back to our day two selection of a project and business. So सबसे पहले rewinding what we have learned last session, understanding about what project management is specifically into civil engineering. ठीक है, तो पहले हमने ये समझा कि टेक्निकल नॉलेज एक अलग चीज होती है, मैनेजमेंट नॉलेज एक अलग चीज होती है, और उसी के कॉम्बिनेशन से जिससे बेटर मैनेजरियल एंड टेक्निकल डिसीजन लेते हैं उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने पहले ही डिसाइड किया कि हम सिविल इंजीनियरिंग में एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग करेंगे या अपार्टमेंट करेंगे। सो आज हमारा स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट जो डे है इसमें ये समझना जरूरी है कि सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड बिजनेस। अभी नॉर्मली क्या होता है, हम कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ ही पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं कि हाँ, एक लैंड है, वहां पे हम लोगों को एक बिल्डिंग बनानी है और उसे बेचनी है, बस खलास। ऐसे नहीं होता, इसके पीछे का सर्वे रहता है, 50 चीजें रहती है। वो लैंड किस जोन में है, क्या है, कैसे है, तो ये समझना जरूरी है। और हमारे टेक्निकल गोल्स और बिजनेस गोल्स क्या है वो समझना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी सिविल इंजीनियरिंग में चूजिंग अ टाउनशिप बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल मुंबई मुंबई एरिया समझते हैं हम। मुंबई में कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मुंबई में ईस्ट और वेस्ट बहुत चलता है, कि ईस्ट साइड में प्रोजेक्ट है या वेस्ट साइड में प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बैंड्रा बैंड्रा ईस्ट पर स्क्वायर फुट कॉस्ट समझते हैं। मान लो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास एक लैंड है। ठीक है, एक लैंड बैंड्रा ईस्ट में है और एक लैंड बैंड्रा वेस्ट में है। ठीक है, और कहने के लिए वो बैंड्रा ही है ना, बैंड्रा इन टोटल एरिया। तो बैंड्रा ईस्ट में मैं क्या प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है मुझे, और बैंड्रा वेस्ट में क्या बनाना जरूरी है। आप कहोगे यार सर, हार्डली बैंड्रा ईस्ट और बैंड्रा वेस्ट में 50 मीटर का भी फर्क नहीं है, 100 मीटर का भी फर्क नहीं है। रेलवे स्टेशन के इस साइड में ईस्ट होता है और उस साइड में वेस्ट होता है, फिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आता है? लेट अस चेक। ठीक है, अभी बैंड्रा ईस्ट में 39,000 रुपीज टू 24,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 24,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा है, यानी 1 BHK इन बैंड्रा ईस्ट अगर हम देख रहे, तो 1 BHK बैंड्रा ईस्ट में अगर कंसिडर करते हैं 99 एकड़ पे, 1 BHK का फ्लैट कितने का है? 1.5 करोड़ से लेके 1.7 करोड़ के बीच में। ठीक है, या 80 लाख में भी है, 90 लाख में भी है, फिर नीचे जाते हैं तो 90 लाख। तो समझ लो कि 80 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में बैंड्रा ईस्ट में है। एरिया तो बैंड्रा ही है। वैसे ही अगर मैं बैंड्रा वेस्ट का साइज प्रॉपर्टी का कॉस्ट देखता हूँ, ठीक है, यार 24,000 था, अभी ये डायरेक्टली डबल हो गया, 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। अभी आप क्वेश्चन करोगे यार सर, एक ही जगह जिनमें सिर्फ 100 मीटर का अंतर है, 100 मीटर, यानी इस चौक से उस चौक जाने तक डायरेक्टली डबल कैसे हो गया? अभी यही देखो, 1 BHK बैंड्रा ईस्ट की जगह मैं यहाँ पे बैंड्रा वेस्ट डालता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि अभी ये सारे बॉलीवुड वाले लोग बैंड्रा वेस्ट में रहते हैं ज्यादातर, बैंड्रा वेस्ट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे कि मुझे बैंड्रा ईस्ट में 1 BHK 80 लाख टू 1 करोड़ के बीच में दिख रहा था, वैसे ही बैंड्रा वेस्ट में अगर मैं 1 BHK वही सेम साइज, वही सेम सोसाइटी, वही सेम चीजें देख रहा हूं, तो मुझे कितना दिखेगा? 2.5 करोड़। ऑटोमेटिकली डबल हो गया, राइट? 2.5 करोड़ आ गया। ये अभी एक आधा ऐसा कुछ तो दिखेगा आपको, बट नॉर्मली 2 करोड़। राहेजा के क्रांति राहेजा 3 करोड़, 4 करोड़। सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन इसे कहते हैं कि यार मैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं। सो एज एन इन्वेस्टर इफ आई हैव फॉर एग्जांपल 5,000 स्क्वायर फुट, 10,000 स्क्वायर फुट लैंड इन बैंड्रा ईस्ट एंड 10,000 स्क्वायर फुट लैंड इन बैंड्रा वेस्ट, तो मैं बैंड्रा वेस्ट में लग्जरी अपार्टमेंट बनाऊंगा या फिर मैं कमर्शियल्स बनाऊंगा, और बैंड्रा ईस्ट में मैं वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाऊंगा। सो अभी जब मैं कमर्शियल या लग्जरी बना रहा हूं तो उसका टेक्निकलिटीज बहुत अलग रहेगा। अगर मैं कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मुझे स्पेस ज्यादा देना है। अगर मैं लग्जरी रेसिडेंस बना रहा हूँ तो मुझे एमिनिटीज ज्यादा देना है। और अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ तो मैं
स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एट कॉस्ट, यानी मैं वहां पे एम्यूनिटीज नहीं दे सकता हूँ। जैसे कि बैंड्रा ईस्ट में मैं गार्डन नहीं दे सकता हूँ, बैंड्रा ईस्ट में मैं स्विमिंग पूल नहीं दे सकता हूँ, बैंड्रा ईस्ट में मैं नाना नानी पार्क या फिर ये सारे एम्यूनिटीज नहीं दे सकता हूँ। बट बैंड्रा वेस्ट में आई हैव टू गिव इट, बिकॉज फॉर दैट लग्जरी पीपल आर पेइंग दैट। So this is what we need to understand what exactly project management is all about. जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने पुणे के एनआईबीएम करके जो एरिया है वहां का मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एनआईबीएम एक कॉस्टली एरिया है, अपर क्लास लोगों के लिए एरिया है। तो मैं सबसे पहले वहां पे जब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जा रहा हूँ तो मुझे ये देखना जरूरी है कि वहां का प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है। सो कभी भी एक बिल्डिंग बनाते हैं उसके 5 से 6 मेजर पैरामीटर्स है। सबसे नंबर वन मेजर पैरामीटर ये है कि मैं वहां पे मेरा पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। पर्पस मेरा रेसिडेंशियल क्रिएशन है, पर्पस मेरा कमर्शियल क्रिएशन है, पर्पस मेरा कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाना है, या फिर मुझे पर्पस एक लैंड को सिर्फ अप्रिशिएट करके उसको फिर बाद में सेल करना है, या मुझे वहां पे बंगलोज बनाने हैं, या फिर मुझे वहां पे कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना है। अलग अलग पर्पस रहता है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई तो मेरा मार्जिन ज्यादा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली कमर्शियल बहुत ज्यादा बिकता है। बट उसमें यह रहता है कि वो रेंटल इनकम पे चलने वाला चीज है। अगर मैं कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहा हूँ उसमें मार्जिन कम रहेगा बट यूजर ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कमर्शियल बिल्डिंग, बट हर कोई अफोर्ड करता है, या हर किसी की बेसिक नीड है एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो लैंड एक्विजिशन एंड डिजाइनिंग कॉस्ट, लैंड कॉस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि लैंड का कॉस्ट मुझे पता रहना चाहिए। देखो, जब आप पर स्क्वायर फुट कॉस्ट एज अ फ्लैट देखते हो वो डिफरेंट रहता है, और एज अ लैंड देखते हो वो डिफरेंट रहता है। इसी के एग्जांपल पे हम देखते हैं, जैसे कि एनआईबीएम जो मेरा एरिया है मैं वहां पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो एनआईबीएम का मुझे लैंड कॉस्ट पर स्क्वायर फुट क्या है, और ये कॉस्ट क्या कहते हैं, बिल्टअप कॉस्ट अलग है। एनआईबीएम पर स्क्वायर फुट लैंड कॉस्ट या फिर प्लॉट कॉस्ट जो भी है, तो ये समझ आना जरूरी है। जैसे कि 2200 से 7000 रुपए स्क्वायर फुट के बीच में का लैंड कॉस्ट है, यानी कंसिडर मैं करता हूँ कि 3000 से लेके 4000 के बीच में। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं ये डालता हूं कि मेरा लैंड कॉस्ट एवरेज वहां पे 2000 से लेके, जैसे कि यहाँ पे 6500 लिखा जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ 2500 से लेके 6500 के बीच में एवरेज लैंड कॉस्ट है। ठीक है, बट मैंने वो लैंड ले ली है 3000 रुपीज स्क्वायर फुट पे, यानी लैंड। तो मेरा इधर टोटल कैलकुलेशन चेंज हो रहा है, जैसे आप भी यहाँ पे देखो डायरेक्टली मेरा कैलकुलेशन चेंज हो गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई कर रहा है टोटल बिल्टअप से, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है टोटल बिल्टअप से, क्योंकि वो लैंड का कॉस्ट है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर फ्लोर पे भी बढ़ेगा, बट लैंड का तो मुझे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही देना है। तो अभी आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जहां पे हमने ग्रीन कलर किया है वहां पे ही वैल्यूज को इनपुट करना है। यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यूज इनपुट नहीं करना है, क्योंकि ये, सॉरी यहाँ पे कर सकते हो, ये सारी चीजें फॉर्मूला ओरिएंटेड है, सारी चीजें एक दूसरे से ओरिएंटेड है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो, जैसे कि अभी सबसे पहले मैंने एनआईबीएम में एवरेज लैंड कॉस्ट देखा और वहां से मैंने समझा कि मैंने 3000 रुपीज पे लैंड खरीद रहा हूँ। तो मुझे ये पता चला कि मेरा एवरेज 12000 स्क्वायर फुट लैंड के लिए मुझे 3 करोड़ 60 लाख रुपीज देना होगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लैंड का ही कॉस्ट देना है, अभी लैंड के बाद में उसको अप्रूवल कॉस्ट रहता है, उसको लीगल फीस रहता है, सर्वे कॉस्ट रहता है। अभी लैंड में भी बहुत टाइप के लैंड रहते हैं, कुछ एग्रीकल्चर लैंड रहते हैं, कोई कमर्शियल लैंड रहता है, कोई एनए प्लॉट्स रहता है, कोई म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, कोई ग्राम पंचायत के अंदर आता है। तो ये एक मैनेजर को नहीं पता रहता, बट एक सिविल इंजीनियर को पता रहना जरूरी है कि अच्छा यहाँ पे, क्योंकि आप ऐसा देखोगे उसी जगह सेम लैंड का कॉस्ट जो आपने 3000 लिया है, कोई बोलेगा मैं 1000 में दे रहा हूँ, पास में ही रहेगा, बट क्या वो एनए प्लॉट अप्रूव्ड है, या वो सैंक्शनड है, या फिर वो ग्राम पंचायत के अंडर आ रहा है। लैंड में भी बहुत रहता है, कुछ लैंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, और कुछ लोग, कुछ लैंड ग्राम पंचायत में आते, कुछ लैंड कैंटोनमेंट में आते। तो ये सब समझना, सर्वे, लैंड रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजों का एक कॉस्ट होता है। तो मोटा मोटा मुझे समझ आ जाएगा कि चलो अगर 2500 से 6500 है तो उस एरिया में लीगल फीस क्या चल रही है, एक एवरेज स्टैंडर्ड क्या है, 97 रुपीज टू 120 रुपीज। तो मैं समझ रहा हूँ कि चलो मेरे कोई तो पहचान का है वहां पे, मैं 95 रुपीज में वो कर रहा हूँ। तो अभी 95 रुपीज यानी मुझे पूरा उस लैंड का कॉस्ट देना होगा।
तो यानी मुझे पता है कि 11,40,000 मुझे लीगल फीस है। अब इसमें मैं वो रिश्वत वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो अदर चार्जेस में पकड़ना होता है। बट लेट अस कंसिडर हमारी जनता बहुत, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और कोई भी हमसे ऊपर नीचे पैसा नहीं ले रहा है। बट ये मैं सबसे पहले कॉस्ट निकाल रहा हूँ। तो आज के दिन मुझे पहले प्रोजेक्ट की डिटेलिंग समझनी है कि मैं प्रोजेक्ट क्या बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा भी एंड गोल ये है कि 12,000 स्क्वायर फुट एरिया में मैं 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग बांध रहा हूँ। यानी और हर फ्लोर में मेरे, यहाँ पे इस शीट में आपको दिखेगा 2 BHK के ऑन एन एवरेज हर फ्लोर पे मैं कितने 15 फ्लोर्स की मेरी बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स दूंगा 2 BHK के, और हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स दूंगा मैं 3 BHK के, यानी 60 टोटल बिल्डिंग, 60 टोटल फ्लैट्स मैं ये करूंगा। तो मेरा टोटल एंड गोल क्या है कि टोटल 22 BHK, 32 BHK एंड 63 BHK, टोटल 90 फ्लैट्स का मेरा प्रोजेक्ट है। और ये 90 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी मेरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सो अभी डिटेलिंग मुझे स्टार्ट होगा, पहली शुरुआत हो गई लैंड से। फिर नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि लैंड होने के बाद में उसको अप्रूवल, उसका डिजाइनिंग, प्लानिंग, MEP यानी मटेरियल इंस्पेक्शन, क्या कहते हैं, MEP डिजाइन रहता है, अप्रूवल फीस रहता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, आर्किटेक्ट इंजीनियर से। ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट वाले को नहीं पता रहता, बट एक इंजीनियर को पता रहना जरूरी है। और यही बेसिस पे एक दूसरी कंपनी हायर करती है। जैसे कि मैंने कल के दिन एग्जांपल दिया कि लोधा में अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक इंजीनियर आ रहा है और एक MBA वाला आ रहा है, बट वो इंजीनियर वाले के पास वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहां पे उसने एक्चुअल में किया है, तो उसको पता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए ये बंदा सही है, क्योंकि मुझे इसे सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक MBA वाले को सिखाने की जरूरत है। मैं सिखा तो लूंगा फाइनेंशियल टर्म्स, बट टेक्निकल उसको क्या पता रहेगा, स्ट्रक्चरल चीजें क्या होती है, सर्वे क्या होता है, प्लॉटिंग क्या होता है, टेक्निकलिटीज क्या होता है, ये तो एक इंजीनियर को ही पता है। सो ये सारी चीजें, तो मुझे कंपोनेंट A और B समझ आ रहा है कि चलो, जैसे कि आज के दिन हम सिर्फ लैंड कॉस्ट करते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड रेंज है और इसी हिसाब से मैंने कॉस्ट डाला। तो मुझे पता है 12,000 स्क्वायर फुट के लिए मुझे 7 करोड़ 65 लाख रुपए सिर्फ लैंड का ही कॉस्ट जाएगा। अभी आप सोचो कि सर आपने तो बताया कि ये 3 करोड़ 60 लाख जा रहा है, ये तो डबल हो गया। बात सिर्फ लैंड की नहीं, लैंड को अप्रूव करवाना। अभी मैं अप्रूव किसके लिए करवा रहा हूँ, मैं जाके लाइसेंस ले रहा हूँ कि सर मैं 15 फ्लोर ऊंची इमारत बांध रहा हूँ। तो वो बंदा कहेगा अच्छा इस एरिया में इतनी ऊंची इमारत बांधना अलाउड है, पर स्क्वायर फुट, पर फ्लोर राइज का आपका इतना कॉस्ट है। अगर आप 15 फ्लोर बांध रहे हो तो साइड में कितनी जगह छोड़ रहे हो, फ्यूचर 50 साल के हिसाब से आप कितना कर रहे हो। देखा होगा आपने कई सारे बिल्डिंग्स या कोई भी प्रोजेक्ट रहते हैं, एक प्रॉपर एरिया छोड़ते हैं कि इधर से 10 फुट, उधर से 10 फुट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बिल्डिंग। फिर बाद में फ्यूचर में अगर उस लैंड पे कोई हाईवे जाने वाला है या फिर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, तो वो सब फ्यूचर टाउन प्लानिंग के हिसाब से सोचना होता है और उसी की बेसिस पे अप्रूवल। वरना कई बार ऐसा होता है ना कि पैसा खिला के किसी, कोई भी बंदा एक फ्लैट अपार्टमेंट बना देता है, बट बाद में उसका लिटिगेशन में आता है, उसको लैंड को तोड़ना होता है और फिर बाद में फंसता कौन है, यूजर फंसता है। सो इसी के लिए बेचने वाले को क्या है, नहीं नहीं सर सही है, फ्लैट सही है, आप ले लो। बट जब अगर सही तरीके से सारे अप्रूवल्स लेके सारी चीजों को लेके बेचा बनाया, तो अगले 50-100 साल कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से आज के दिन मैंने ये समझा कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड बिजनेस, जैसे कि मेरे बिजनेस गोल क्लियर है कि यार मैं एक एस्टिमेटेड कॉस्ट में बनाऊंगा और एस्टिमेटेड मेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा और उस वो यूनिट ये एस्टिमेटेड प्राइस में बेचूंगा। जैसे कि अभी मुझे पता है कि मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अभी तक हम पूरा कंस्ट्रक्शन बट यही कंसिडर करके चलते हैं, 4600 है, और NIBM के मार्केट के हिसाब से मैं 20% प्रीमियम में बेच रहा हूँ। तो मुझे पता है कि टोटल 56 करोड़ का रेवेन्यू होगा और आफ्टर ऑल कैलकुलेशन 44% मार्जिन मुझे आ सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा एंड गोल क्या है कि मुझे 44%, यानी अगर ये मेरा 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है तो सालाना 22% मुझे आ रहा है। बट वही अगर मैंने सोचा कि नहीं 20% नहीं, 30% मार्जिन पे बेचता हूँ, यानी इंस्टेड ऑफ 5,500 पर स्क्वायर फुट में 6,000 पे बेच रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा टोटल मार्जिन चेंज हो गया 47%, यानी 23.5% के आसपास हुआ। तो ऑन दिस डेटा आई कैन गेट अ डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या नहीं करूं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये एक्सेल शीट दिखा के अपने इन्वेस्टर को बताएगा साहब आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, तो वो बताएगा यार मैं जो भी अमाउंट डाल रहा हूँ अगले 2 साल में सालाना एटलीस्ट मुझे 25% रिटर्न चाहिए, यानी 2 साल का मुझे 50% रिटर्न चाहिए। तब वो बताएगा कि चलो सर तो फिर आपको मार्केट में 40% प्रीमियम पे देना होगा।
तो आपको 40% भी नहीं, 42% पे आपको देना होगा। 42%, तो आपको 50% रिटर्न आएगा। बट वो उसको पता है, देखो फिर आपको आपका पर स्क्वायर फुट 6,500 रुपीज में बेचना होगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जाएगा, क्योंकि आपको उस हिसाब से एम्यूनिटीज देनी होगी, थोड़े बेनिफिट्स देने होंगे वगैरह वगैरह, बट इस हिसाब से। बट एटलीस्ट इस एक शीट की वजह से उसको ये तो समझेगा कि चलो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या नहीं करूं। क्लियर है? सो इस हिसाब से डे 2 के दिन हमने समझा व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, आज ही हम डे 3 के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। डे 3 होता है आफ्टर, जैसे कि सबसे पहले मैंने ये समझा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। डे 2 में समझा कि सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे कि मेरा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस क्या था, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, और मेरा एंड गोल क्या था कि मुझे 50% रिटर्न चाहिए, मेरे इन्वेस्टर को देना है 2 साल के लिए, सालाना 25%। तो मुझे एक रेट पे जो बेचना है वो मैंने बताया, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स। वैसे ही अभी डे 3 में मैं ये समझ रहा हूँ प्लानिंग एंड एस्टिमेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, सबसे ज्यादा जरूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरुआत तो होता है बट खत्म कब होता है पता ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सिटी में, अभी आप देख रहे होगे जैसे कि मुंबई में पिछले 10 साल से मेट्रो का काम चल रहा है, पुणे में पिछले 6 साल से मेट्रो का काम चल रहा है, या फिर हम कभी देखते हैं कोई एक ब्रिज, फ्लाईओवर या टनल का काम चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। बट क्यों ये इतना डिले होता है? ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मेट्रो बनाने के लिए 10-10 साल लगेगा, ऑफ कोर्स अगर एक्सपांशन करना है, बट प्लानिंग नहीं रहता है, एस्टिमेशन नहीं रहता है। हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लानिंग एंड एस्टिमेशन सिर्फ टाइमलाइन रिलेटेड नहीं रहता है, कॉस्टिंग रिलेटेड भी रहता है। इन्फ्लेशन ये जो टर्म है, ये प्लानिंग एंड एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लो आज मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2024 में मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो व्हाट इज एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर्स in Pune for from 2020 to 2024। ठीक है, 4 साल का मैं एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि पर डे लेबर, व्हाट इज एवरेज पर डे, ठीक है, पर डे लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे आएगा कि यार वेरिएशन ऑफ स्किल्स, ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट लेबर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दो ये स्क्वायर फुट का छोड़ दो, ये फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लेबर कॉस्ट पर डे इन पुणे, ठीक है, 500 से 1,000 रुपए है, ये बता रहा है। ठीक है, व्हाट इज 500 से 1,000 आज के हिसाब से। अभी यही मैं इन 2019 में पकड़ता हूं, ये 250 से 300 हो गया। यानी आप समझ रहे हो, जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तब मैंने मान लो 2019 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तब मैंने सोचा यार 250 से 300 रुपए, और आज के हिसाब से 500 रुपए, पिछले 6 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट ये मुझे उस टाइम पे ही कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर मेरा प्रोजेक्ट 2019 में जो स्टार्ट हुआ है 2020 से 21 तक डिलीवर नहीं हुआ और आगे डिले हुआ, तो डिले की वजह से, क्योंकि जब मैं अप्रूवल लेता हूं तब तो एक कॉस्ट पे अप्रूवल लेता हूँ इन्वेस्टर से, बट आगे इतना टाइम एक्सटेंड होता है तो सारी चीजें महंगी होती है, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, फ्यूल महंगा हो गया, सॉरी फ्यूल महंगा हो गया, सैलरीज महंगी हो गई, लेबर कॉस्ट महंगा हो गया, मटेरियल कॉस्ट भी महंगा होगा। हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि इन्फ्लेशन सालाना 6% से बढ़ रहा है, तो हर चीजों की चीजें महंगी 6% से या उससे ज्यादा ही होगी। जैसे कि पिछले साल मान लो मेरे जितने भी लेबर्स है, उन सबके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए मान लो 100 रुपए का पेट्रोल चल रहा था, और मुझे महीने का 1,000 लीटर पेट्रोल लग रहा था। अभी वही सेम अगले साल 1,000 लीटर लगेगा, बट 100 की जगह वो 110 रुपए हो गया। बट मैं मुझे वो कॉस्टिंग एस्टिमेट करना जरूरी है, कि मुझे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन सेट करना जरूरी है, डेट ऑफ एस्टिमेशन सेट करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली समझनी होती है, कि प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का एरिया, कंस्ट्रक्शन अगर अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हो गया, तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ पोजेशन, पोजेशन का मतलब जब मैं अपने प्रोजेक्ट की लॉक इन की कस्टमर को देता हूँ। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन में जाओ,
वो कहते हैं कि पोजेशन इन 2028, 2029, 2030, 2026, इमीडिएट पोजेशन वगैरह वगैरह। तो अभी जो जितने ज्यादा डिलेड पोजेशन रहते हैं उसका कॉस्ट थोड़ा कम आता है, क्योंकि 4 साल बाद आपको फ्लैट मिलने वाला है, तो आज आप डिस्काउंट पे लेते हो। बट जो इमीडिएट पोजीशन है, रेडी टू मूव इन है, उसका महंगा रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम का इशू नहीं रहना चाहिए इसके लिए। फिर आपका रेरा नंबर या जो भी ये सारी चीजें हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे एक डिटेल लिख रहे हो। जब आप प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये सारी चीजें का टाइमलाइन एस्टिमेशन करते हो कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने टाइम में डिलीवर करना चाहिए। क्योंकि मेरा अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो मेरा इसमें भी डिले होता है परसेंटेज मार्जिन में। जैसे कि मान लो यही सेम प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 2026 की जगह 2028 में बेचा, ठीक है, तो मुझे जो 50% है, मान लो 2028 में और थोड़ा महंगा बेच के 54% हुआ या 60% हुआ। बट 4 साल का 60% एवरेज 15% होता है सालाना रिटर्न। वही अगर 2 साल में मैं कर रहा हूं तो 25%, तो मेरा ऑन एन एवरेज पर ईयर 10% से घाटा हुआ। ये समझना जरूरी है। टाइमलाइन और एस्टिमेशन के लिए मुझे प्लान करना होगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि अभी मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अगर मार्च अप्रैल में मैंने प्रोजेक्ट का बेस फाउंडेशन स्टार्ट किया, अभी फाउंडेशन खोदने के लिए मान लो मुझे 2 महीना चला गया, और फिर बाद में मैं स्लैब का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक 10 दिन में एक स्लैब या 20 दिन में एक स्लैब लगा रहा हूँ। तो अभी जून जुलाई में मैं स्लैब लगा रहा हूँ तो उसको सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम पे बारिश चल रही है और बारिश में तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। सो प्लानिंग एंड एस्टिमेशन ये होता है कि यार बारिश के पहले मुझे पूरी बिल्डिंग बनानी है स्ट्रक्चरली। जो बाकी का काम है जैसे कि वायरिंग, फ्लोरिंग, या फिर कलरिंग, कलर भी नहीं, वायरिंग फ्लोरिंग, जो बिल्डिंग के अंदर का काम है, वो मैं बारिश के वक्त करूंगा। जैसे कि मान लो जनवरी से लेके जुलाई तक, जनवरी से लेके जून तक 6 मंथ्स में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करूंगा। फिर जुलाई से लेके अक्टूबर तक या सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने जब बारिश चल रही है तब मैं फ्लोरिंग का काम, वायरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, ये सारी चीजें करूंगा। और फिर बाद में दिसंबर में उस हिसाब से डिलीवरी करूंगा। तो मुझे प्लानिंग ये भी करना जरूरी है कि मुझे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो उन्हें जनवरी से बुलाना है या अक्टूबर नवंबर में बुलाना है। अगर मान लो मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव को जनवरी से बुलाया तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि प्रोजेक्ट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं तब उनको बुलाऊंगा जब प्रोजेक्ट एक सर्टन लेवल पे चला गया है। अप्रूवल के टाइम पे उनको बुला के फायदा नहीं, क्योंकि मैं डबल पेमेंट कर रहा हूँ। और ना ही लेबर्स को, लेबर का काम मुझे बारिश के पहले खत्म करना है, क्योंकि अगर बारिश में मैंने लेबर को काम लाया, लेबर तो पर डे चार्ज करेगा, और बारिश में वैसे भी कोई काम नहीं रहेगा, तो मेरा ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। तो प्लानिंग एंड एस्टिमेशन इसे कहते हैं एवरीथिंग। जैसे कि अभी ये स्टेप 1 है लैंड एक्विजिशन, ये कब होना चाहिए? लैंड एक्विजिशन होने के बाद में मटेरियल डिसाइड होना चाहिए, कितना मटेरियल कैसे लगेगा, कितने क्वांटिटी में लगेगा, कब लगेगा। फिर उसके बाद में कितने स्किल्ड लेबर्स, कितने अनस्किल्ड लेबर्स, कितने कॉन्ट्रैक्टर, कितने सब कॉन्ट्रैक्टर, कितने आर्किटेक्ट्स, ये सारे लोग लगेंगे। फिर बाद में एम्प्लॉयज, कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स लगेंगे, कितने साइट सुपरवाइजर लगेंगे, कितने सेल्स इंजीनियर, स्टाफ वगैरह कौन से टाइम में रहेंगे, उनका कितना टाइमलाइन रहेगा। फिर बाद में लोन कब लेना है, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में लेना है सो दैट कि फिर ज्यादा इंटरेस्ट भरे, या प्रोजेक्ट के एंड में लेना है, कब रिक्वायरमेंट में लेना है, कैसे लेना है, ईएमआई कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, मार्केट का सिनेरियो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तेजी चल रही है या मंदी चल रही है, कोई अगर प्रॉब्लम्स होने वाले पॉलिटिकल सिनेरियोज है या पे इलेक्शन है, तो अभी मुझे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसी को ही कहते हैं प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड planning and estimation, in terms of timeline, in terms of deadlines, in terms of costing, in terms of estimation, in terms of validation। ये सारी चीजें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे करना है बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, सो दैट माय डेडलाइंस आर क्लियर। यानी मैं इस एज अ प्रोजेक्ट में अपने इन्वेस्टर को दिखा सकता हूँ कि जैसे ही आपने फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अक्टूबर 2024 में, ठीक है। अक्टूबर 2024 से लेके नवंबर 2024 में पूरा लैंड एक्विजिशन से लेके उसका अप्रूवल से लेके ये सारा, यानी कॉलम नंबर ए एंड बी पूरा पहले हो जाएगा। फिर कॉलम नंबर सी मटेरियल कॉस्ट लगेगा, उसको मटेरियल सब लाना, स्टोर करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको 3 महीने जाएगा। लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो सबसे ज्यादा टाइम,
एक साल जाएगा उसको कंस्ट्रक्शन करने, यानी नीचे खड्डा खोदने से लेके बेस बनाने से लेके पर फ्लोर बनाने। फिर बाद में उसका पूरा डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको प्लास्टरिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक वायर, और फिर बाद में उसको सेलिंग कॉस्ट, इतना इतना टाइमलाइन लगेगा। और ये एस्टिमेटेड टाइमलाइन है। आज मार्केट इस तरीके से ग्रो हो रहा है, आज एवरेज चल रहा है 5,000 रुपए स्क्वायर फुट। 2 साल में जब हम ये बेचेंगे, या फिर हर साल अगर हमने अभी से ही बेचना स्टार्ट किया, तो अभी हम 5,000 का मार्केट चल रहा है, हम 5,100 में बेचेंगे, 4,900 में बेचेंगे। अगले साल वही चीज हम 5,400 में बेचेंगे, और जब डिलीवरी है उस टाइम पे हम 5,800 में बेचेंगे। ये ट्रेंड फॉलो करके एक एस्टिमेशन उनको देना कि इस रेट में आपको इतना इतना रिटर्न आ सकता है। ये होता है डे 3 प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग। ठीक है। सो विद दैट वी विल एंड द सेशन। थैंक यू।